हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हमने अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने मानवाधिकार के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा का किस तरह से उदय हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने देखा पर्यावरणीय समस्याएं कि किस तरह से हमारा देश जो है, पूरा विश्व जो है, वो पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है और किस तरह से 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया और उसे किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज जो है हम देखेंगे स्टॉकहोम से पेरिस परिषद कि स्टॉकहोम से पेरिस परिषद क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी तात्कालीन और दीर्घकालीन, मतलब जो समस्याएं चल रही हैं उसको तात्कालीन और जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक, लंबे समय पर तक होने वाला है, उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए और उन पर उपाय खोजने के लिए स्टॉकहोम जो है वो स्थान का नाम है। स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1972 की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र का मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित किया गया। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए प्रश्न बनता है कि मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद कहाँ और कब आयोजित किया गया। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी तात्कालीन और दीर्घकालीन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए और उन पर उपाय खोजने के लिए स्टॉकहोम ने 5 से 16 जून 1972 की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई। अब इसमें हम देखेंगे कि किन किन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। अरे जो ये परिषद था, इस परिषद में प्रदूषण को मात देने हेतु सहयोग करना सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी है, इस पर बल दिया गया। क्योंकि एक राष्ट्र जो है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, इसलिए यहाँ पर प्रदूषण रोकना ये सभी को अपनी जिम्मेदारी समझकर, सभी राष्ट्रों को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, तब जाकर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है विकसित देश अधिक मात्रा में पर्यावरण हाशिए के लिए जिम्मेदार हैं और इस हाशिए को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। उनका जो क्षति हो रहा, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा, पर्यावरण को नष्ट करने के लिए जितने भी विकसित देश है वो सभी जिम्मेदार है, यह उन्हें मानना होगा और इसे रोकने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना होगा। और ऐसी भूमिका विकासशील राष्ट्रों ने ली, ये जिम्मेदारी सभी ने ली। आज भी विकासशील राष्ट्र यही भूमिका प्रस्तुत करते हैं, अर्थात पर्यावरण की रक्षा करना। और इस परिषद में पर्यावरण के लिए काम करने के लिए जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं जो उपस्थित थी, वह इस परिषद की और एक विशेषता है। मतलब इस परिषद की विशेषता है कि जो भी गैर सरकारी जो संस्थाएं थी वो सभी आगे बढ़कर आई। साथ ही साथ इस परिषद में वैश्विक अर्थात विश्व स्तर पर वैश्विक सामाजिक संपत्ति की रक्षा का मुद्दा प्रस्तुत किया गया और इन साधनों के संरक्षण का दायित्व सभी राष्ट्रों पर है। इस पर सभी एकमत हो गए, अर्थात सभी जो है इस बात से सहमत हो गए कि पर्यावरण की रक्षा करना वो सभी का उत्तरदायित्व है। इस परिषद के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निर्माण किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है रिक्त स्थान के लिए कि परिषद के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने खाली स्थान का निर्माण किया। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का निर्माण किया।
और इस परिषद के बाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समझौते हुए, जहां पर पर्यावरण को क्षति न पहुंचे इसके लिए कई सारे समझौते किए गए। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियम भी तैयार हुए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन बड़ी मात्रा में शुरू हो गए और साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में निर्णय प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों का सहभाग भी बढ़ गया, अर्थात उन्होंने भी अपना योगदान बढ़ चढ़कर दिया। और इस प्रकार से इसका अगला चरण अर्थात 1992 में हुई रियो स्थान का नाम है, रियो में हुई पर्यावरण परिषद। इस परिषद में स्थायी विकास इस अवधारणा पर बल दिया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि वर्ष 1992 में किस बात पर ध्यान दिया गया? तो यहाँ पर वर्ष 1992 में रियो में हुई पर्यावरण परिषद में स्थायी विकास, किस तरह से स्थायी स्वरूप से विकास किया जाए, इस अवधारणा पर बल दिया गया। जैविक विविधता, हरितगृह वायु के कारण वातावरण में होने वाला परिवर्तन और इसके साथ ही साथ जंगल की रक्षा आदि विषयों पर विविध समझौते किए गए, अर्थात सभी ने जंगल को अपनी जिम्मेदारी स्वरूप समझा और इस पर विशेष स्वरूप से ध्यान दिया गया। अब हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे कि वर्ष 1997 में क्वेटा में आयोजित परिषद में विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए और यह मापदंड 15 वर्षों तक जारी रहा। तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान के लिए क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 1997 में खाली स्थान में आयोजित परिषद में विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है क्वेटा स्थान का नाम है और यह मापदंड जो है 15 वर्षों तक जारी रहा। और इसी प्रकार से उसके बाद यहाँ पर नवंबर 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन विषय पर परिषद आयोजित की गई और इस परिषद में भी सभी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र थे, सभी राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए तथा तापमान वृद्धि, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी होगी, तो तापमान वृद्धि रोकने के लिए आपसी सहयोग के साथ प्रयत्न करें तथा विकासशील देशों को उसके लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित राष्ट्र सहायता करे, इसका आह्वान किया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पेरिस में किस बात का आह्वान किया गया? तो पेरिस परिषद में सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए तथा तापमान वृद्धि रोकने के लिए आपसी सहयोग के साथ प्रयत्न करें तथा विकासशील देशों को उसके लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित राष्ट्र सहायता करें, ऐसा आह्वान किया गया। जैसे कि आप जानते हैं महासागर हो गया या गहरा समुद्र तल हो गया, वातावरण हो गया या बाह्य अंतरिक्ष आनुवंशिक संसाधन हो गए का समावेश वैश्विक संसाधन में होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि वैश्विक संसाधन में किनका समावेश होता है? तो वैश्विक अर्थात विश्व के संसाधन, तो वैश्विक संसाधन में महासागर, गहरा समुद्र तल, वातावरण, बाह्य अंतरिक्ष या आनुवंशिक जो संसाधन है, जो पारंपरिक, आनुवंशिक मतलब जो पारंपरिक है, तो आनुवंशिक संसाधन का समावेश वैश्विक संसाधन में होता है। और ये संसाधन जो है
ये विश्व के सभी राष्ट्रों के होने के कारण सभी राष्ट्रों द्वारा उनकी देखभाल करना अपेक्षित है, अर्थात सभी राष्ट्र जो है वह उसकी देखभाल करते हैं। अब अगली जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या है आतंकवाद, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। तो वर्तमान में यह एक बड़ी समस्या है आतंकवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेररिज्म। तो विश्व के अनेक राष्ट्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप भारत देश को ही ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, कि यहाँ पर आए दिन आप नक्सलवादियों के आक्रमण देखते हो। तो यहाँ पर कई सारे समस्याओं का, आतंकवाद का सामना करना पड़ता है। तो विश्व का कोई भी राष्ट्र केवल अपने बल पर आतंकवाद का सामना करने में असमर्थ है। उसके लिए उसके पड़ोसियों की आवश्यकता है, अन्य देशों की आवश्यकता है। इसलिए आतंकवाद यह एक वैश्विक समस्या मानी जाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आतंकवाद यह एक वैश्विक समस्या है, कारण लिखो। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वर्तमान में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और विश्व के अनेक राष्ट्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सभी राष्ट्रों को आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि विश्व का कोई भी राष्ट्र अकेले अपने बल पर आतंकवाद का सामना नहीं कर सकता और वह उसका सामना करने में असमर्थ है। इसलिए आतंकवाद जो है यह एक वैश्विक समस्या मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि आतंकवाद का अर्थ क्या है और आतंकवाद से तात्पर्य क्या है। तो राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराध जो नागरिक हैं, नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना अथवा वैसे उन्हें धमकी देना और उनके अनुसार समाज में डर और आतंक फैलाना ही आतंकवाद कहलाता है। अब यहाँ पर एक वाक्य के लिए हमारा प्रश्न बनता है कि आतंकवाद या अवधारणा स्पष्ट करो के लिए पूछा जा सकता है कि आतंकवाद से क्या तात्पर्य है या आतंकवाद किसे कहते हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराध, जिनकी कोई गलती नहीं है, नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना अथवा उन्हें धमकी देना और उसके अनुसार समाज में डर और आतंक फैलाना, इसे ही आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद संगठित और नियोजित पद्धति से की गई हिंसा है। उसका नियोजन किया जाता है, ये नहीं कि ऐसे ही आक्रमण कर दिया। तो आतंकवाद जो है उसका अच्छी तरह से नियोजन करके वह हिंसा किया जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक धन और जन दोनों को हानि पहुंचाना। आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ही दूरगामी अर्थात दूर तक उसका परिणाम दिखाई देता है और विगत दो दशकों में, मतलब जो 2 दशक आए हैं, उन 2 दशकों में 10 साल का एक दशक है, तो विगत 2 दशकों में विविध राष्ट्रों में, अलग अलग राष्ट्रों में आतंकवादी संघर्ष तीव्र गति से बढ़ता ही गया है। मतलब आतंकवाद जो है वह अधिक बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और आतंकवादी संघर्ष पारंपरिक युद्ध की अपेक्षा अलग होते हैं। पारंपरिक युद्ध 2 या अधिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के बीच का संघर्ष होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पारंपरिक युद्ध किन के बीच होता है। तो पारंपरिक युद्ध जो है ये 2 या 2 से अधिक जो प्रभुत्व संपन्न अर्थात जो संपन्न राष्ट्र हैं उनके बीच होता है और ऐसे युद्ध में प्रमुख रूप से
राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा का महत्व होता है। अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमाओं से संबंधित होती है। तो वहीं पर अगर हम आतंकवादी की बात करते हैं तो आतंकवादी समूह विश्व के किसी भी कोने से और कहीं भी हिंसात्मक गतिविधि द्वारा करवाया जा सकता है। उसके लिए भौगोलिक सीमा की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर आतंकवादी हमले का उद्देश्य, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि देश की जो राज सत्ता है उसको चुनौती देना अथवा सरकार के अस्तित्व को नकारना, ये जो है आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य होता है। और सरकार के अस्तित्व को नकारना होता है, अर्थात बढ़ते आतंकवाद से देश की बाह्य सुरक्षा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा निर्माण होता है। तो आतंकवाद बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए विविध राष्ट्रों की सुरक्षा प्रणाली में आपसी सहयोग से काम करना आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा आतंकवाद क्या है और किस तरह से आतंकवाद का स्वरूप बढ़ता जा रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे शरणार्थियों की समस्या। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर के में शरणार्थियों की समस्या थी कि वहाँ से कई सारे लोग जो हैं वह भागकर मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वो फैल गए। तो शरणार्थियों की समस्या अब हम देखेंगे शरणार्थी कौन है और उनकी क्या समस्या है। तो जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से अथवा जबरदस्ती अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है, शरणार्थी किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को उनकी मर्जी के बिना या जबरदस्ती अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है तथा सहारा पाने के लिए अथवा सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राष्ट्रों में जाने के लिए विवश होना पड़ता है, और तो ऐसे लोगों को ही शरणार्थी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरणार्थी शब्द से क्या तात्पर्य है या शरणार्थी किसे कहते हैं? तो शरणार्थी जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से, अर्थात उनकी इच्छा नहीं है तो अनिच्छा से अथवा जबरदस्ती अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है तथा सहारा पाने के लिए, अब उन्हें जरूरी है कि सहारा चाहिए तो उन्हें दूसरे देश में, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो सहारा पाने के लिए अथवा सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राष्ट्र में जाने के लिए विवश होना पड़ता है। तो इसी कारण इसी को कहा जाता है शरणार्थी। किसी विशिष्ट वंश धर्म के लोगों के साथ अत्याचार होना अथवा उन्हें निकाल देना, युद्ध या आपदा के कारण अपने देश का त्याग करने पर बाध्य होना आदि के कारण लोग शरणार्थी होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि लोगों के शरणार्थी होने का क्या कारण है? तो वहाँ पे शरणार्थी होने के क्या कारण है? विशिष्ट वंश, किसी विशिष्ट वंश के होना, धर्म के लोगों के साथ अत्याचार होना या उन पर कोई अत्याचार होता है, अथवा उन्हें निकाल देना, युद्ध या आपदा के कारण अपने देश का त्याग करने पर बाध्य होना आदि के कारण लोग शरणार्थी होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अपना देश छोड़कर दूसरे राष्ट्र में आश्रय मांगने की नौबत आती है। जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में, अब उदाहरण के तौर पे बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध में पूर्व जर्मनी में ज्यू के लोग रहते, ज्यू वंश के लोग रहते थे। लोगों पर अत्याचार हुआ और उनकी नागरिकता और संपत्ति छीन ली गई, जिसके कारण ज्यू लोग शरणार्थी हो गए। और वर्ष 1971 में पूर्व पाकिस्तान की जनता के साथ भी इसी तरह से दुष्कर्म हुआ।
राजनीतिक और धार्मिक अत्याचार होने के कारण वहाँ के लोग भी शरणार्थी हो गए और भारत में आकर उन्होंने आश्रय लिया। और इसी प्रकार से कुछ वर्षों में इराक और सीरिया में भी युद्धजन परिस्थिति के कारण वहाँ के लोग बड़ी मात्रा में लोग शरणार्थी होकर बाहर निकल रहे हैं। और शरणार्थियों के ऐसे अनेक उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं कि जहाँ पर लोग जो हैं विवश किसी कारणवश अपने देश को छोड़कर दूसरे राष्ट्रों में चले जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के लोगों को जब शरणार्थी होने अर्थात अपना देश छोड़ने की नौबत आती है, तब उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि महत्वपूर्ण समस्या तो यह होती है कि अपना देश छोड़कर कहाँ जाए वे, कौन से देश में जाएं और कौन से देश के लोग उन्हें स्वीकार करेंगे। तो कहाँ जाएं और क्या वह राष्ट्र उन्हें स्वीकार करेगा, ये प्रश्न उनके सामने होता है। और दूसरे अर्थात अपने साथ साथ परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रूप से ले जाना उनका जबरदस्त शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। और उसके साथ ही साथ उन्हें जो है कठिन रास्ता छिपते छिपाते जाना, प्राकृतिक समस्या जैसे धूप, वर्षा, आंधी, तूफान, खाद्यान्न का अभाव, बीमारी का पीछा करना, शत्रु आदि समस्याएं होती हैं। और इससे तो कई लोगों की इसका परिणाम यह होता है कि कई बार तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। किसी भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचने पर उन्हें नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि काम की तलाश करना, रहने की जगह और अन्य रोजमर्रा अर्थात अपने रोज के जीवन यापन के लिए रोजगार, रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना, रोजगार का सामना करना। दूसरे राष्ट्र की भाषा तथा संस्कृति भिन्न होती है तो उन्हें भी तादात्म्य होने में अर्थात वहाँ पर रहने में, तादात्म्य मतलब वहाँ पर रहने में अड़चनें आती हैं। जिस राष्ट्र में शरणार्थी आश्रय लेते हैं वहाँ का समाज उन्हें स्वीकार करेगा ही ऐसा कहा नहीं जा सकता। कई बार वह जो है वहाँ से भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है, हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण राष्ट्र पर अधिक बोझ बढ़ता है। जीवन आवश्यक वस्तुओं की किल्लत निर्माण होती है क्योंकि यहाँ पर लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है, अपराध की मात्रा बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती है। जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वे अपराध का मार्ग अपनाते हैं, जिसके कारण जिस जगह पर वो जाते हैं वहाँ पे अपराध की संख्या बढ़ जाती है। शांति और सुव्यवस्था की समस्या निर्माण होती है और ऐसी अनेक समस्याएं निर्माण होती हैं। इस कारण शरणार्थियों को आश्रय देने हेतु और उनका पुनर्वास मतलब फिर से रहने के लिए पुनर्वास करने हेतु अनेक राष्ट्र तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरणार्थी के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1991 में कुछ प्रावधान किए गए, कुछ नियम और कानून बनाए गए, जैसे कि उसके अनुसार शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके मूल देश में वापस नहीं भेजा जा सकेगा, ऐसा प्रावधान किया गया। अर्थात जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक उन्हें उनके देश नहीं भेजा जा सकता। उसी प्रकार उनके प्रश्न हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त का कार्यालय भी स्थापित किया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन से प्रावधान किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रावधान किए गए। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शरणार्थियों के लिए उनके अनुसार शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके मूल देश में वापस नहीं भेजा जा सकेगा। और दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि उसी प्रकार उनके प्रश्न हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा।
तो इस प्रकार से मानवाधिकारों का संरक्षण और उनका संवर्धन, उनकी सुरक्षा करना सभी राष्ट्रों द्वारा किए जाने पर अन्याय, शोषण और हिंसाचार कम होंगे। जब मानवाधिकारों का संरक्षण होगा, उसका संवर्धन होगा, लोग जो है नियम और कानून का पालन करेंगे, तो लोगों के ऊपर जो अन्याय है, शोषण है, हिंसाचार है, ये सब कम होंगे। सभी लोगों को सुरक्षा के साथ अपना विकास करना संभव हो पाएगा और इसके साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा कर आतंकवाद का उन्मूलन अर्थात उसे नष्ट करना मानवाधिकार अधिक प्रभावशाली ढंग से अमल हो पाएगा और इससे विश्व में किसी भी जगह जन समूह को शरणार्थी होना नहीं पड़ेगा और इसके लिए प्रयत्न होने पर मानवीय असुरक्षा दूर होगी और इस प्रकार से जो है सभी राष्ट्रों को इसके लिए ज़रूरी है कि एकत्रित आना होगा, आपसी सहयोग बनाना होगा, ठोस कृति अर्थात कोई ठोस कदम उठाना होगा और प्रत्यक्ष में बदलाव लाना होगा, न कि बदलाव केवल पुस्तकों में बंद होकर रह जाए बल्कि उसे प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना होगा। तो इस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। अगले वर्ष जो है हम इसी आधार पर स्वतंत्र भारत ने कौन सी प्रगति की, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।